हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे कैश बुक विथ डबल कॉलम्स। लास्ट लेक्चर में हमने कैश बुक विथ सिंगल कॉलम पढ़ा था। टुडे वी विल लर्न अबाउट कैश बुक विथ डबल कॉलम। अब ये डबल कॉलम क्या है? सी आई विल शो यू। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ आवर कैश बुक विथ टू कॉलम। पहले हमारा जो था उसमें सिर्फ अमाउंट के लिए एक कॉलम था, बट यहाँ पे अमाउंट के लिए दो कॉलम रहेंगे, एक कैश ट्रांजैक्शन का और एक बैंक ट्रांजैक्शन का। सिमिलरली क्रेडिट साइड भी दो कॉलम रहेंगे। तो यहाँ पे अमाउंट के हमारे जो दो कॉलम रहते हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कैश बुक विथ टू कॉलम्स। सो बेसिकली सेम जो भी हमारा रिकॉर्डिंग के रूल्स थे, जो भी मेथड्स थे, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। ईयर ओनली वन रूल दैट इज़ डिफरेंट इज़ वहाँ पे कैश बुक में हम चेक्स कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन अब जो भी चेक वाले ट्रांजैक्शंस रहेंगे नाउ दैट वी कैन रिकॉर्ड, बिकॉज अब हमारे पास बैंक कॉलम भी है। सो नाउ जो सेम उसमें भी जैसा हम रिसिप्ट्स को डेबिट साइड करते थे, तो यहाँ पे भी रिसिप्ट्स को डेबिट साइड एंड पेमेंट्स को क्रेडिट साइड, एवरीथिंग विल बी सेम। सो ओनली द डिफरेंस इज कि बैंक का एक अलग से कॉलम ऐड हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो थ्रू एन इलस्ट्रेशन ऑफ टी.एस. ग्रेवाल बुक, ताकि हमें ये फॉर्मेट तो समझ में आ ही गया है, लेकिन एक एग्जाम्पल भी साथ में सॉल्व हो जाए। सो लेट्स गो थ्रू वन एग्जाम्पल। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये, जिसमें कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 50,000 है। अगर आपके पास ये नहीं है तो भी दैट इज़ टोटली ओके। आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन आई विल रिकॉर्ड अवर ईयर। सो बेसिकली इसमें हमें प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम दी। बेसिकली 1 मार्च को हमारा जो बैलेंस दिया हुआ है वो है कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 50,000, मतलब कि ये हमारी ओपनिंग बैलेंस दी हुई है। 1 मार्च टू बैलेंस BD, कैश इज 15,000, bank is 50,000. Then the next transaction is on 3rd March, purchased goods for cash ₹6,000, मतलब कि हमने परचेज किया है तो कैश हमने पे किया होगा। सो दिस विल बी रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड। 3rd March बाय कैश purchases, the amount is 6,000। हमने कैश से पेमेंट किया है, इसलिए अमाउंट विल बी इन दी कैश कॉलम। द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन March 5th, डिपॉजिटेड इन बैंक ₹5,000, मतलब कि हमारा जो कैश था वो कैश से हमने निकाल के बैंक में डाल दिया है। नाउ दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है कि दीज आर द एंट्रीज विच अफेक्ट बोथ कैश एंड बैंक कॉलम। मतलब कि देखो, ये हमने कैश हमारे पास था, वो हमने कैश यहाँ से निकाला है, मतलब कि हमारा कैश का पेमेंट हुआ है, तो ये साइड हम जो पेमेंट हुआ है वो अमाउंट डालेंगे। और कैश हमने निकाल के डाला कहाँ पर है? बैंक अकाउंट में, तो बैंक में अमाउंट रिसीव हुआ है, तो जो कि हम यहाँ पे बैंक के ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो पेमेंट हुआ है वो ये साइड, और जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है जो अमाउंट, वो आएगा रिसिप्ट साइड इन दी बैंक column. So this is known as contra entry, which affects both cash and bank side. Okay, so basically that is on 5th March, deposited in bank ₹5,000. So 5th March, पहले हमने जो पेमेंट किया है, पेमेंट किसे किया है? बैंक को। So 5,000। देन हमें बैंक में रिसीव भी हुआ है,
रिसीव कहाँ से हुआ है? कैश से। सो टू कैश ये जाएगा बैंक कॉलम में। जो रिसीप्ट है वो बैंक में हुई है इसलिए बैंक कॉलम में, पेमेंट हमने कैश से किया है इसलिए पेमेंट साइड कैश कॉलम में। और इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये जो लेजर फोलियो वाला कॉलम होता है उसमें हमें छोटा सा सी लिखना होता है। सी मतलब कि कॉन्ट्रा एंट्री, दोनों ही साइड हमें सी लिखना कंपलसरी है। देन द नेक्स्ट इज ऑन March 8 कैश सेल्स ₹10,000, मतलब कि हमने सेल किया है, हमें पैसे रिसीव हुए हैं। टू कैश सेल्स 10,000. Okay, so our next transaction is on 10th of March cash withdrew from bank for office use ₹2,000. Again see, ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है बिकॉज हमने बैंक से पैसे निकाले हैं। सो फॉर बैंक इट इज़ पेमेंट, और वो पैसे निकाल के हमारे पास आएंगे कैसे? कैश में आएंगे, राइट। सो फॉर कैश कॉलम इट इज़ रिसीव्ड, फॉर बैंक कॉलम इट इज़ पेमेंट। सो द डेट इज़ 10th March। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश क्योंकि हमने अमाउंट को विथड्रॉ किया है। अमाउंट इज ₹2,000 और कैश में हमें वो अमाउंट रिसीव हुआ है। सो टू बैंक 2,000. Again, this is a contra entry, so a C is to be added in ledger folio. फिर the next transaction is on 12th of March received cash from Damini 3,000, allowed her discount of ₹100 against dues. Again, discount is not to be considered here. Directly हमें जो हमारा अमाउंट है कैश रिसीव्ड का वो ही डालना है। सो ऑन 12th March टू दामिनी द अमाउंट इज 3,000. Then the next is on 15th March received check from Nimrat 2,000 and allowed her discount ₹75,000 against dues. जो भी डिस्काउंट है वो अभी कंसिडर नहीं करना है, जो हमें चेक मिला है। सो अब चेक है तो हम उसे डालेंगे बैंक के कॉलम में। 15th March टू निम्रत the amount is 2,000 in बैंक कॉलम क्योंकि हमें चेक मिला है। The next is on March 18th received a post dated check dated 23rd March 2020 from Deepak for ₹5,000. मतलब कि पोस्ट डेटेड मतलब उसकी अभी तक डेट नहीं आई है लेकिन वो हमें डेट के पहले ही मिल गया है। फ्रॉम दीपक ₹5,000 चेक मिला है इसलिए हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही डाल देंगे। लेकिन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज यहाँ पे जो डेट आएगी ना वो चेक के डेट की आएगी। जो ट्रांजैक्शन डेट को हमें मतलब कि जो डेट को हमें चेक मिला है वो डेट नहीं, चेक के ऊपर जो डेट लिखी हुई होगी वो डेट हमें यहाँ पे डालनी है। सो चेक की डेट है 23rd March टू check in hand. The amount is 5,000. यहाँ पे अभी पोस्ट डेटेड चेक है मतलब कि अभी चेक हमारे पास ही है। बैंक में तो हम 23rd March को डालेंगे तो इसीलिए अभी हमारे पास ये क्या है, चेक इन हैंड।
फिर नेक्स्ट इज ऑन 24 मार्च विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 1500। दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि हमने विथड्रॉ ऑफिस यूज़ के लिए नहीं किया है, पर्सनल यूज़ के लिए किया है। तो जो कैश होगा वो डायरेक्ट हमारे पर्सनल में चला जाएगा, वो इसमें बिजनेस में नहीं आएगा। सो दी एंट्री विल बी बाय ड्राइंग्स। जो पर्सनल यूज़ के लिए हम अमाउंट विथड्रॉ करते हैं दैट इज़ नोन एज ड्राइंग्स। द अमाउंट इज 1500। Then is on 28th March sold goods to Ashok Mitra rupees 40,000। सी यहाँ पे अगर पार्टी का नेम दिया हुआ होता है, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि सोल्ड गुड्स ऑन कैश, सिर्फ पार्टी का नेम है, दैट मीन्स दिस इज़ अ क्रेडिट सेल नॉट अ कैश सेल। और अभी हम कैश बुक पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा क्रेडिट सेल है। सो दिस विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन आवर कैश बुक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 30th March परचेस्ड गुड्स फ्रॉम चंदेर रुपीज़ 50,000। अगेन यहाँ पे परचेज गुड्स फ्रॉम पार्टी का नेम लिखा हुआ है, कहीं भी कैश वर्ड मेंशन नहीं है, मीन्स दिस इज अ क्रेडिट purchase, so this will not be recorded in our cash book. So 31st March को last transaction received check from Ashok Mitra rupees 2000 and deposited in bank। अब ये जो हमें कैश मिला है, सॉरी चेक मिला है, वो डायरेक्ट हम यहाँ पे वो अमाउंट लिख सकते हैं। चेक मिला है इसीलिए बैंक अकाउंट में। ओके, सो अब जो नॉर्मल हम डेबिट साइड का पहले टोटल करते हैं वो टोटल करना है। 30,000, here it will be 55, 57, 62 and 64,000। अब यहाँ से हम सब कुछ माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा बचेगा 19,000 एंड दिस साइड इट विल बी 62, 61, 60,000। सॉरी, more transaction that I have missed. It is issued a check of rupees 2,500 to चंदेर। ही अलाउड डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 125। मतलब कि हमने चेक का पेमेंट किया है, सो दैट विल बी ऑन पेमेंट साइड बाय चंदेर। जो चेक का अमाउंट है वही, डिस्काउंट का अमाउंट कंसिडर नहीं करना है। नाउ वी विल फाइंड आउट द बैलेंसिंग अमाउंट। सो इट विल बी 60,000 and 58,000। Okay, so yeah, these are our closing balances of cash book with 2 columns. This is how cash book with 2 columns is prepared. So there are few important points to be considered while preparing 2-column cash book, जो मैं पहले आपसे डिस्कस करूँगी, and then we will solve one more example of cash book with 2 columns. So the few points that are to be kept in mind is, first of all, contra entry, जो मैंने आपको सम के ड्यूरिंग समझा दिया था। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कि बैंक और कैश दोनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है, तो दोनों ही साइड वो पोस्टिंग करना पड़ता है। देन द नेक्स्ट वन इज कि जो भी हमारा डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो हमने जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन
जो भी ऐसे ट्रांजैक्शंस रह गए हैं जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, उसके लिए हमें एंड में एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, जो इलस्ट्रेशन 1 की 3 की हम यहाँ पे पास कर देंगे। हमारा जो लास्ट था उसमें हमने दामिनी को डिस्काउंट दिया था 100 रुपीज़ का ऑन 12 मार्च। उसकी एंट्री आएगी 100 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू Damini. Since discount allowed is our expense, all the expenses are debited 100 रुपीज़। फिर हमने एक डिस्काउंट दिया था निम्रत को, वो था 75 रुपीज़ का ऑन March 15। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू निम्रत account 75 rupees. Then the next we had a check in hand, मतलब कि जो 18 मार्च को हमने जो ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड किया था ना, वो हम एंट्री में करेंगे क्योंकि उसमें हमने डायरेक्ट 23 डेट डाली थी, लेकिन 18 मार्च को जब हमें चेक मिला था तब वो हमारे लिए क्या था, चेक इन हैंड, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। चेक इन hand, it is a asset and all the assets that are increased are debited। मॉडर्न अप्रोच का रूल है ये। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट, the amount will be 5000 rupees। then the next is चंदेर को हमने जो डिस्काउंट दिया था उसने हमें डिस्काउंट दिया था, दैट इज अवर डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन 24 मार्च। ऑल द इनकम आर credited। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ टाइप ऑफ गेन और इनकम। The amount is 125। So yeah, two important points to be considered, एक तो कॉन्ट्रा एंट्री वाला और सेकंड जो भी हमने ट्रांजैक्शंस उसमें हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं कैश बुक में, उसके लिए एक अलग से जर्नल एंट्री सम के एंड में पास करनी पड़ती है। So the very next important topic to be covered in the 2 columns cash book is bank overdraft। बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो हमारी बैंक की बैलेंस है उससे ज़्यादा हमने, उसकी लिमिट से ज़्यादा हमने पैसे यूज़ किए हैं। सो मैनी बैंक अकाउंट्स में हमें ये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। यूजुअली करंट अकाउंट्स में बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमें अवेलेबल की जाती है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हमारी बैंक अकाउंट में 5000 रुपीज़ है, लेकिन हमने 8000 रुपीज़ थ्रू बैंक स्पेंड किए हैं, मतलब कि जो वो ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है वो हमारा बैलेंस से ज़्यादा है। जो ज़्यादा अमाउंट है दैट इज़ नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। अब कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर ओवरड्राफ्ट की ओपनिंग बैलेंस दी हुई है, मतलब कि उसका सिंपल मतलब क्या होगा कि हमने एक्स्ट्रा खर्चा किया है, हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया है, मतलब कि वो बैलेंस हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है ना, क्योंकि जो हमारा नहीं था वो भी हमने यूज़ किया है, तो कभी ना कभी हमें बैंक को पे करना पड़ेगा। तो पे करना पड़ेगा मतलब इट इज़ अ पेमेंट। तो कभी भी बैंक ओवरड्राफ्ट की जो ओपनिंग बैलेंस रहेगी दैट विल always be recorded on the credit side and not on the debit side। Bank overdraft opening balance will be recorded on the credit
साइड। तो हम यही कंसेप्ट वाला एक इलस्ट्रेशन टीएस ग्रेवाल बुक में से सॉल्व करते हैं ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो इन माई बुक इट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 6 जिसमें है कैश इन हैंड 7500 वो वाला। ऑल्दो आई विल नरेट द ट्रांजैक्शन, इट इज़ इन 2019 September. So on the 1st September our cash in hand is 7500, मतलब वो जो नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस है कैश की दैट, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज 35,000 रुपीज़, मतलब कि हमारी लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट की ओपनिंग बैलेंस आएगी क्रेडिट साइड। सो लेट्स रिकॉर्ड आवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन। टू balance BD, the amount is 7,500 और जो बैंक का ओवरड्राफ्ट की ओपनिंग बैलेंस है दैट विल बी बाय बैलेंस BD 35,000. The next transaction is on 2nd September, paid wages ₹2,000, मतलब कि ये एक टाइप का हमारा एक्सपेंस है। Then the next transaction is on 5th September, cash sales ₹70,000. Then the next is on 10th of September, cash deposited in बैंक ₹40,000, मतलब कि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। 10th सितंबर को हमने कैश बैंक में डाला, मतलब कि बाय बैंक द अमाउंट इज 40,000 एंड जो हमें कैश रिसीव हुआ है वो ये साइड टू कैश इन बैंक कॉलम। कॉन्ट्रा एंट्री है इसीलिए LF के कॉलम में C ऐड करना है। द नेक्स्ट इज ऑन 15 सितंबर, गुड्स परचेस्ड अगेंस्ट चेक ₹20,000, मतलब कि चेक के अगेंस्ट हमने परचेज किया है, मतलब कि हमारा जो अमाउंट है वो जाएगा बैंक के कॉलम में। द अमाउंट इज 20,000। Then the next is on 20th September, paid rent ₹5,000. Then the next transaction is 25th September, drew from bank for personal use 4,000 रुपीज़, मतलब कि हमारे ड्राइंग्स। दिस इज़ नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री क्योंकि कैश ऑफिस में नहीं आ रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए जा रहा है फ्रॉम बैंक। The next is on 30th September, salary paid 10,000 rupees. Okay, now we will do the total of debit side. This comes to 77,500। इसमें
पहले हमें टोटल करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में हमें जो टोटल करना पड़ेगा वो पहले करना पड़ेगा क्रेडिट साइड का. So sorry guys, I did a mistake. Wages will be here in cash account. So it will be 55 and 59,000. So now पहले हम कैश की बैलेंस फाइंड कर लेते हैं. 77,500 माइनस 10,000 मतलब कि 67,500, उसमें से 5,000 मतलब कि 62,500, उसमें से 40 मतलब कि 22,500 और 2,000 मतलब कि 20,500 is our balance CD for cash on 30th September. अब यहाँ पे 59,000 माइनस 40,000 टू बैलेंस CD 19,000. सो या दिस इज इट. बेसिकली हमने इसमें ये एग्जाम्पल में कॉन्ट्रा एंट्री का टॉपिक भी कवर कर लिया, हमने 2 कॉलम्स भी बना लिए एंड बैंक ओवरड्राफ्ट का जो टॉपिक था उसकी ओपनिंग बैलेंस, उसकी क्लोजिंग बैलेंस वो भी हमने सीख ली इन दिस इलस्ट्रेशन.